अच्छा, यहाँ पे पीएम जुड़े हुए हैं, ये कुछ बातें रखना चाहते हैं। जी पीएम। Hello, can you hear me? यस यस, Thank बताएं। you. हाँ, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। मैं पहले भी आपके चैनल पे आई हूँ और आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं हमें, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स लाइफ चेंजिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि और एक और अर्चना, एक मैडम आई थी अर्चना, और उन्होंने बहुत जी इम्पोर्टेंट बात बोली है। और आपने मेंशन किया कि वो उन्होंने कोई वीडियो बनाया है, तो शी हैज उनकी अपनी चैनल है, यूट्यूब चैनल है। नहीं नहीं, उनका अपना कोई चैनल नहीं है। हम्म। वो वो दरअसल यहाँ पे इसके पहले आई थी तो उन्होंने अपनी बातें शेयर की थी कि वो एक बुद्धिस्ट फैमिली से हैं और उन्होंने एक ब्राह्मण से शादी की है, ब्राह्मण फैमिली में। तो हम्म। वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और लगातार हम्म। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ऐसा वो होता बातें वो है। बता रही थी। वो क्लिप मैंने फिर से अलग से कट करके पब्लिश की थी। और उस क्लिप पर जो ब्राह्मण लोग थे वो आकर बार बार गालियां दे रहे थे, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन या फीमेल हम्म। डिस्क्रिमिनेशन सूचक उस तरह की बातें, और वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग ही थे। तो वो बातें चल रही थी जी। जी, आई थॉट कि उनका अपना चैनल है, सो आई वुड लव टू वॉच इट, लेकिन मैं समझ गई हूँ। लेकिन जो वो कह रही थी, इट्स वेरी पावरफुल। लेडीज को ये बात समझने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। मैंने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना सुनी है ये इस टाइप की। हाईली हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो, हाईली एजुकेटेड मीन्स अभी से ले तो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इंग्लैंड जा रहे थे पढ़ाई के लिए, इतने हाईली एजुकेटेड हैं। और उन्होंने अपने बहू के साथ बहुत ज्यादा किया, मर्डर कर दिया basically उसका। ओहो। तो हाँ, तो इट्स वेरी, ये सब होता है। वो जो कह रही है कोई नई बात नहीं है। एनीवेज, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मिस्टर साइंस जर्नी जी। आपका हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स हम नहीं जानते आपकी एज क्या है या आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बहुत डीप है, वाइड भी है और डीप भी है। तो क्या आप दूसरे आज जो बच्चे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे, मदर्स को क्या एडवाइस देंगे कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाई कराएं, राइट? कि वो आपकी तरह सोच सके, जो आपके मेथोडोलॉजी है, जो कॉमन सेंस और लॉजिक के टूल्स हैं, वो बहुत हाई लेवल के हैं। तो आपने ऐसा क्या किया, या आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से ये टूल्स दिए, पढ़ाई और क्या दिया जो आप ऐसे सोचते हैं? जी, ये आपने सवाल उठाया है, पर्सनल सवाल है, बट जी जी, आई नो, काफी इम्पोर्टेंट आई है। नो। मैं कितना सोचती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप इतने वैल्यूबल हैं, आपके ऊपर, आप इतने स्मार्ट, इतने शार्प हैं। अगर जो आपको बताना है पब्लिक में, जो करना है, आप वो ही करेंगे। तो आपके ऊपर तो क्वेश्चन हम नहीं चैलेंज कर सकते कि आप अपने बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताएं। आई अंडरस्टैंड क्यों, और आपको करना भी चाहिए अपने आप को, लेकिन प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स अपनी प्राइवेसी को है ना। लेकिन अगर आपको एक जनरल सेंस में बता सके कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या उनको शिक्षा, मतलब एवरीथिंग, कैसे आपने किया ये सब? जी जी, ओके। हम्म। देखिए, इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का तो रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हम्म। बेसिकली फादर जो है मेरे, वो शुरू से ही रेशनल विचारों के रहे हैं और किसी भी मान्यता या इस चीज़ को लेकर हम पर कभी थोपा नहीं गया। तो वो चीज़ें जो है ना काफ़ी असरदार रही हमारे ऊपर कि हम किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर कि कहीं मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, कोई कर्मकांड करना है, इस तरह का हम पर कोई भी एक फोर्स नहीं था। और एक सोच कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है। हमारे फादर हमें हमेशा ही मोटिवेट करते थे। वो तरह-तरह की ऐसी चीज़ें लाते थे, ऐसी स्टोरीज या इस तरह की चीज़ें हम लोगों को सुनाते थे, बताते थे, या फिर उनकी बातों से ये चीज़ें झलकती थी जिससे हमें पता चलता था कि संघर्ष क्या होता है, फाइट क्या होती है।
और राइट। मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग हैं, पब्लिक हैं या जो लोग भी सुन रहे हैं, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए संघर्ष। जी। संघर्ष सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे नायक हैं, बाबा साहब से लेकर पेरियार, फूले से लेकर कबीर से लेकर बुद्ध से लेकर रैदास, बहुत सारे हैं। और हमें जब तक हम संघर्ष नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तो वो बच्चा संघर्ष नहीं सीखेगा तो वो फाइट नहीं कर पाता है। हम्म। वो दरअसल जब चीज़ों से भागता है ना, उसके हम्म। सामने जब कोई ब्राह्मणिकल सिस्टम आता है तो कभी-कभी वो चुप हो जाता है या वहाँ से खिसक लेना वो बेहतर समझता है, या बहुत यस। सारे लोग जो हैं उस चीज़ पर नहीं फाइट कर पाते, हट जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने कभी उनको ना संघर्ष करना सिखाया नहीं है। हमने उनकी प्रॉपर वो ट्रेनिंग नहीं दी है कि हमारे महापुरुषों ने कैसे फाइट की, कैसे हमें इस पाथ पे आगे बढ़ना है। तो जब इस तरह की पीढ़ियाँ आगे तैयार होंगी ना, जो फाइट करना सीखेंगी, तो फिर समय बदलते देर नहीं लगेगी। बस ये छोटी-सी बात है कि हमें बच्चों को संघर्ष करना, उनमें प्रेरणा डालना होगा, सिखाना होगा। जी। लेकिन आपका सोचने का तरीका, जो एनालिसिस आप करते हैं, ये बहुत रिच है। आपके फादर ने, जो जैसे आपने भी बताया, उन्होंने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है। ऑब्वियसली उन्होंने आपको कहीं ये दिखा दिया, समझा दिया कहीं कि कॉमन सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। और आपसे कोई सवाल कुछ पूछे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो यू हैव टू काउंटर इट विद लॉजिक, राइट? इफ समबडी टेल्स यू कि वो सुपीरियर है, तो आपको इस बात को क्वेश्चन करना चाहिए कि अच्छा आप सुपीरियर है, हम भी बनना चाहते हैं, बताइए कैसे आप सुपीरियर है, बताइए हुँ, मार्क हुँ। क्या है, क्या ये मार्क सबके लिए है? राइट, आई थिंक समवेयर देयर आपने ऐसे किया है। लेकिन आपके पास जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं। ये आपने कैसे डेवलप किए? क्या बुक्स पढ़े हैं या व्हाट डिड यू डू? नहीं, बुक्स तो हमने वो तमाम जो स्कूल के बुक्स थे वो पढ़े हैं, और शुरू से मैं टॉपर रहा था, तो मुझे ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई चीज़ों को समझने में। मैं शुरू से ही किताबों पर, चूँकि हम लोगों का फ़ोकस जो था, फ़ादर का फ़ोकस था, वो इस चीज़ पर था कि आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ही मोस्टली ध्यान देना है। तो हमें चीज़ों को समझने और उसको गहराई से समझने में कभी दिक्कत नहीं हुई। हम उसके लेवल में भीतर घुस सकते थे। पर हम लोग नॉर्मल नॉर्मल ही लाइफ थी। पर जब पिछले 3-4 सालों से जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, या फिर फूले पेरियार जी को जाना, बुद्ध की चीज़ें जब हमने पढ़नी शुरू की, ये चीज़ देखा, तो अचानक से स्लाइटली माइंड जो है उनके डेप्थ में घुसने लगा। ऐसा लगा जैसे वर्षों से कोई चीज़ जो है, चाहे मैं इंतज़ार कर रहा था या किताबें मेरा इंतज़ार कर रही थी कि भैया पढ़ लेते, कभी ये भी पढ़ लो। क्योंकि बचपन में हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं फ़ोकस कर पाते। अगर हमें ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, ज़्यादा ये दिखाना होता है कि हम पढ़ रहे हैं, कम नंबर आएँगे, दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाता, तो वहाँ पे हम लोग का फ़ोकस उस पे था। लेकिन एक आदत जो थी ना पढ़ने की हमारी, जो पढ़ने की वो चीज़ें बनी रही, वो काफ़ी हेल्प करती है। पढ़ने की आदत जो है वो विकसित करनी चाहिए बच्चों में, वो हेल्प करेगी। और तरह-तरह की चीज़ें डिफरेंट जो पढ़ना, उसको अंदर तक घुसना, और आप किसी भी चीज़ के अंदर तक तभी घुस सकते हैं ना जब आप उसको पढ़ रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो किरदार को आप पढ़ रहे हैं, वो किरदार पर अपने को फिट कर रहे हैं कि मैं हूँ, अब मैं कैसे सोचूँगा? या वो किरदार जैसे सोच रहा है, उस किरदार को पढ़ते-पढ़ते सोचे कि आगे दूसरी जगह होता तो वो किरदार क्या सोचता? तो वो जब डेप्थ में आप घुसते हैं, जब उस तरह से सोचना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। फिर बहुत ज़्यादा हमें स्टडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी चीज़ें आप उस डायरेक्शन में खोजते हो और बहुत जल्दी उस चीज़ों को हम ग्रैस्प कर सकते हैं। तो एम्पैथी, ऐसा एम्पैथी की जी, बात कर जी। रहे हैं आप हाँ, एम्पैथेटिकली पढ़ाई करते हैं, तो एम्पैथी से करते हैं। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम फिर सारी चीज़ों को भी देखना होता है, कि कौन से राइटर ने क्या लिखा, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। किस राइटर ने, हो सकता है कि जो ब्राह्मणिकल है वही कहीं सही कह रहा हो और जो दूसरे लोग हैं सिर्फ़ आलोचना कर रहे हो, इसकी भी तो हमें चेक करना होगा ना, इन दोनों में से सही कौन है? हम सिर्फ़ ये मान ले हैं कि वो ब्राह्मण है तो उसने गलत लिख दिया होगा, ये भी नहीं है। हमें दरअसल उस जो किरदार है, उसके अंदर घुसना होता है, उसकी बेसिक, फिर हम चेक कर पाएँगे कि अब दोनों में से कौन सही है, आलोचक या पक्ष वाला। तो वो तब हो जाएगा जब आप उसके डेप्थ में घुसते चले जाएँगे। लेकिन ये मतलब डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप उसको हल्के से, जैसे जब तक हम लोग भी बचपन में या जब तक इसकी डेप्थ में नहीं घुसे थे, तो नॉर्मली हम लोग सुन लेते थे, अच्छा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अच्छा आत्मा को नहीं मानते।
अच्छा अच्छा ब्राह्मणिकल लोगों से उनकी नहीं पड़ती थी, अच्छा कबीर भी उल्टा लिखे हैं, इस तरह की नॉर्मल बातें जानते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों में घुसते हैं अंदर तक, तो फिर आप उस गहराई में घुस कर के कबीर कैसे सोचते होंगे, ऐसी सिचुएशन में वो क्या सोचते होंगे, ये चीज़ें तब आएंगी जब आप स्पेशली उस चीज़ में घुस रहे हैं समझने के लिए। तो ये चीज़ें होती है। तो खैर यहाँ पे आपका जो प्रश्न था कि जो बच्चे हैं या जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि संघर्ष करना हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को ये मत सोचिए कि जैसे अभी बताया था इनसे पहले जो किताब थी रतनलाल जी की, मतलब और कितने रोहित। हाँ, और कितने रोहित, कि बच्चे राइट। जो हैं उनकी लाइफ सेट हो गई। वो सेट होने की बजाय हमें ये बताना होगा कि उसे संघर्ष करना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हम जब जो पैदा हुए हैं, जिस तरह से पैदा हुए हैं, हम पे 10 गुना ज़्यादा बोझ है। हम वो सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुए हैं, हम लोग वो पैदा हुए हैं जिन पर 10 गुना पहले से ही हमें दबाया गया है। हमें 10 गुना ज़्यादा फाइट करनी सीखनी होगी, सामने वाले से 10 गुना ज़्यादा तैयार होकर रहना है, तब जाके हम मुकाबला कर पाएंगे। तो जो रिजर्वेशन की भी बात आती है, वो क्यों आती है? वही तो हेल्प करती है ना पब्लिक को, कि थोड़ा सा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये क्यों है? तो हमें बच्चों को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो जो अपने बच्चों को बताते हैं, उनसे 10 गुना ज़्यादा का जब हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, मोटिव देंगे पढ़ने का या हर फील्ड में, तब जाके बच्चे तैयार हो पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत वेल होन स्किल्स हैं आपकी हिंदी में। तो ये आपने नॉर्मल पढ़ाई में हिंदी सीखी है, नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ के? हाँ, ये हम लोग तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं, और हमारी एजुकेशन पूरी हिंदी मीडियम में ही हुई है। नॉर्थ इंडियन हम्म। जो होते हैं वो हिंदी मीडियम ही हैं, जी प्रॉपर हिंदी मीडियम ही होते हैं जी। जी। और आप कौन सी बुक्स, इफ़ यू डोंट माइंड, हमें बता सकते हैं कि बच्चों को हिंदी में ही कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए हिंदी में? क्योंकि कुछ बुक्स डिफिकल्ट हैं, जैसे कबीर दास के दोहे इज नॉट समथिंग कि बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स हैं जैसे अभी आपने बोला, उनको बचपन से कौन से बुक्स पढ़ाने चाहिए हिंदी में? देखें, कबीर दास के जो दोहे हैं वो 15th सेंचुरी के समय के लैंग्वेज है, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं है। जी। इसीलिए, और आज की जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी है। तो वो हिंदी की पूर्ववर्ती, उसके पहले वाली प्री पेरेंट्स है, वो लैंग्वेज है, तो इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझने में। तो हमें जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, इनमें भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, इन लोगों का कब्जा है। यहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि जो बहुजन इतिहासकार हैं, जो बहुजन लोग आ रहे हैं, जो उस पक्ष को भी लिख रहे हैं जिस पक्ष को अभी तक लिखा ही नहीं जाता था, इन लोगों की किताबें बच्चों को पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजीव पटेल जी हो गए, या अभी जो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हो गए, रतन लाल जी हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे तमाम बहुजन इतिहासकार जो हैं जिनकी किताबें पढ़नी चाहिए। आप जी। ये एक बुक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, राइट? जब आप हाँ, अपने हाँ। लीजर में हो तब, और बोल सकते हैं ये वाले पढ़ो एंड दिस एडिशन इज करेक्ट, ताकि बच्चों को अब एजुकेट, बच्चों तो नहीं, सिर्फ मैं भी, मेरे जैसे लोग भी एजुकेट हो सकें। आई जस्ट वांट टू से कि आपका जो ओवर, मुझे नहीं पता आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं, वो पर्सपेक्टिव शायद आपका नहीं है, लेकिन जो आप ये ब्राह्मणिकल सिस्टम को एनालाइज किया है आपने, वो अगर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैं बहुत न्यूट्रल बात कर रही हूँ, मैं कोई ऐसे अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि क्योंकि मुझे पता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम बहुत इवल है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको। आपका जो एनालिसिस है इनके बारे में, वो एनालिसिस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्रिमिनोलॉजी में मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में सिर्फ नाम नाम हम नहीं बोलेंगे ना, ऑब्वियसली ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बोलेंगे ना, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे मैम, ये है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑफ अगर कोर्स। इनको एक्चुअल में इनको एक जी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज किया जाए ना, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जी में जी जी। स्टैंड। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, जी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन क्राइम्स जो आप कह रहे हैं सही है, और इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे इनका नेटवर्क सिस्टम इतना इतना ज्यादा सॉलिड है, इनका नेटवर्क सिस्टम इंटरनेशनली भी। मुझे इनके बारे में आई डोंट नो मच अबाउट देम, मैंने इनके बारे में आपसे ज्यादा सीखा है, मेरे को फीलिंग थी कि समथिंग इज रियली वियर्ड अबाउट देम,
फीलिंग थी, लेकिन आपसे सीखा है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी तो मैंने फॉर्मली पढ़ाई की है। क्रिमिनोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलग फील्ड है क्रिमिनोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी एक अलग फील्ड है ना क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो वो न्यूट्रल किस्म का रिसर्च होता है उसमें, वो बहुत अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए। मोस्ट लोगों को पता तक नहीं है कि साइकोपैथोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको वेस्टर्न साइंस के अंडर बता रही हूँ कि अगर हमें ब्राह्मणिकल सिस्टम के बारे में पता करना है तो अंडर क्रिमिनोलॉजी साइकोपैथोलॉजी में ही आपको ये मिलेगा कि ये कैसे बिहेव करते हैं। And as a matter of fact, quite formally, ये corporate organizational structures में use होता है ये behavior. उनका नाम है क्रिस अगारस, I think. उन्होंने बुक लिखी है नॉलेज फॉर एक्शन। वो हार्वर्ड के प्रोफेसर है। नॉलेज फॉर एक्शन, मैं बहुत एक ही उनकी बुक के बारे में बोल रही हूँ। नॉलेज फॉर एक्शन बहुत लिखी है उन्होंने। नॉलेज फॉर एक्शन एक बुक है, पुरानी सी पर्पल कलर की। आप वो वाली इंग्लिश में है दो, आप वो वाली देखिए। वो बहुत क्लियरली आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आपको एक दूसरे के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको अपने नीचे वाले लोगों के ऊपर ये नहीं देखना उनका स्किल सेट और नॉलेज लेवल क्या है। आपको ये देखना है कि क्या वो आपकी जो भी आपके जो अनस्पोकन एजेंडाज हैं, जो हिडन एजेंडाज हैं, क्या वो उसमें आपका साथ देंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा है, बहुत न्यूट्रली लिखा है। किस तरह लोगों के ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, उनको वो सब लिखा है। और ये बुक नई नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी, अभी वो नहीं रहे, कुछ होगी वो बुक 40 years old. ये क्रिस अगारस नॉलेज फॉर एक्शन, अ गाइड टू ओवरकमिंग बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। हाँ जी। अच्छा, जस्ट टू लेट यू नो, वो बुक का जो टाइटल है बहुत मिसलीडिंग है। दिखने में वो बहुत बोरिंग टाइटल लग रहा है, आप ये मत सोचिए मुझे बड़ा बोरिंग है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी मैंने 4 बार मुझे लेनी पड़ी है और मैंने वो पढ़ी है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल कॉमन सेंसिकल नॉनसेंस उसमें होता है। लेकिन ये वाली बुक ऐसी नहीं है। अगर आप उसका टाइटल देखेंगे आप सोचेंगे क्या नॉनसेंस, कौन पढ़ेगा ऐसी सिली बुक, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन रीड इट एंड यू विल सी दैट Chris Agaris is going to talk about the psychopathology of an organization, and he insists कि चाहे वो एक religious organization है, political organization है, corporate financial organization है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो legal है तो उनका एक ही स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के तहत वो साइकोपैथोलॉजी ही प्रोपोगेट करते हैं। तो मैं इसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हूँ मेरे काम के, मेरे एजुकेशन के लिए। लेकिन जो आप बात करते हैं वो आप क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं एसेंशियली। ये अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो मतलब अगर किसी को पता ही नहीं है कि ब्राह्मण्स क्या है ये वो, सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आप वो वाली बात कर रहे हैं। And it is 100% accurate. एक्चुअल में जो विदेश है ना या बाहर है, वहाँ पे क्या है कि जो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई बॉस है, तो उसका अपना पर्सनल एक नेचर हो सकता है कि वो इस तरह से अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। तो ये उसकी अपनी एक सोच हो सकती है कि वो कैसे दूसरों को नीचे रख सके या अपने उसके समान जो उसके कंपटीटर हैं उनको नीचे दबा कर रख सके। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो है एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है जो ये प्रैक्टिस कर रही है। जी जी। ये इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं मेरा हेरिटेज इंडियन है, तो मैं सबको बोलती हूँ कि इंडिया ने दुनिया को हर चीज़ सिखाई है। योगा हो, फैब्रिक्स कैसे बनाने हैं, सिल्क, कॉटन, एग्रीकल्चर, आयरन ओर की स्मेल्टिंग, ये वो हर चीज़, मेटलर्जी हो, एस्ट्रोलॉजी, weather science, astronomy, it doesn't matter. It does not matter what you pick, soil chemistry, water management systems, वो सब इंडिया में ही क्रिएट किए गए हैं। और एक और चीज़ उन्होंने क्रिएट की है, वो है फ्रॉड। और वो फ्रॉड क्रिएट करने वाले ब्राह्मण्स हैं। जिस लेवल की फ्रॉड उन्होंने क्रिएट की है और कैसे करना है, कैसे उसको प्रोपोगेट करना है, लोगों के जेनोसाइड कैसे करनी है, खाने में मिलावट कैसे करनी है, कैसे उसको टारगेट करना है लोगों को, वो फ्रॉड भी इंडिया में ही क्रिएट की गई है। अब उसको रेप्लिकेट किया गया है कॉर्पोरेट इकोनॉमी में।
मैं आपको ये बता रही हूँ, आप समुदाय की बात आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इन्होंने ये जो पैथोलॉजिकल सिस्टम है, ये एक साइकोपैथ सिस्टम जो है इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ अपने कॉर्पोरेट इकोनॉमी में। यहाँ पर इट डजंट मैटर रियली, एक सर्टेन लेवल तक मैटर नहीं करता कि आप शायद कौन सी रिलीजन में है या वो, इट डजंट रियली मैटर, इट मैटर्स हाउ साइकोपैथिक यू कैन बी। आप कितना लोगों का से इनडिफरेंट हो सकते हैं और ह्यूमैनिटी को दूसरों के अगेंस्ट कितना यूज कर सकते हैं, इसी को साइकोपैथ कहते हैं। इंसान की इंसानियत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने को इंसानियत कहते हैं। मुझे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, नहीं आप ठीक बोल रहे हैं। नहीं ये वाला सेंटेंस मैंने बहुत अच्छा बोला है। ये मैं बहुत प्राउड, ये सेंटेंस अच्छा बोला है मैंने। इंसान की इंसानियत को उसके खिलाफ यूज करना, बच्चे की मासूमियत को उसके खिलाफ कैसे यूज करना है। बच्चा आपकी हर बात मान लेगा, राइट? तो आप उसको उसके लेवल पे कुछ ऐसा बताओ कि वो इंटरनलाइज कर लेगा उस लाई, उस डिसेप्शन को, और सारी जिंदगी उसके साथ बैठे रहेगा। एक माँ की ममता को कैसे यूटिलाइज करना है उसके अगेंस्ट, वो हाँ, नॉट कि कुछ नया स्पेशल नहीं लेके आते, वो माँ के सामने गन ला के रखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, माँ मान जाएगी कि मुझे तो हाँ। मैम ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, मैं इस पे एक चीज डिस्कशन में लाना चाहूंगा। जैसे देखते हैं जो सवर्ण जो वुमन है, ठीक है, अब वो जो है इससे पहले तो इनका पास तो ये रहा है कि ये जब विधवा हो जाती थी तो सती बना करके जला दी जाती थी, राइट्स इनको भी कोई नहीं थे, कुछ नहीं। आज मतलब आज भी इनके घर में जो है इनका एक अलग ही एक सेपरेट करके इनको रखा जाता है। मैं कह रहा हूँ ये संविधान की वजह से सारा का सारा राइट पाई है, लेकिन अब ये उसके बावजूद ये संविधान के खिलाफ में खड़ी है। मतलब मैं सवर्ण वुमन की बात कर रहा हूँ, बहुजन वुमन की नहीं कह रहा हूँ। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं इस फिनोमेना को, क्योंकि ये भी वेल एजुकेटेड है, ये लर्नड मतलब लेडीज हैं सारी। आप माइंड ना करें तो मुझे वर्ड्स की मीनिंग बताइए। सवर्ण एंड बहुजन ऐसे कुछ बोला। सवर्ण अच्छा सवर्ण पूछ रही हैं आप, जो सो कॉल्ड या अपर क्लास, राइट? सवर्ण से मेरा कहने का मतलब मैम था जो वर्ण व्यवस्था, जो कैस्ट सिस्टम में जो सो कॉल्ड जो अपर अपने को मानते हैं उनकी मैं कह रहा था। तो उनकी में जो विमेन है तो उनकी हिस्टोरिकली दे हैव बीन ऑप्रेस्ड, राइट? दे हैव बीन द मतलब विक्टिम्स ऑफ द सती प्रथा एंड सो एंड सो, मतलब तो अब आकर के ये उसी संविधान की खिलाफत ये करती हैं, उसमें ये एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि दे आर वेल रेड विमेन, they are also educated women, and मतलब stands to reason कि वो अपने खुद के scriptures का तो एक academically they must have gone through them. So how do you see them? Like what are they doing? What's going on in their mind? How are they like turning against the same मतलब ideology जो उनको freedom दिया है? जी, Mr. Raj Birsa, I'm gonna ask you एक बार और एक सेंटेंस में अपना क्वेश्चन लगाइए, बताइए मुझे, जितना भी इंग्लिश में बोल सके बोलिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत okay. लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत सोचा और लिखा हुआ है। आप मुझे एक बार, मैं बहुत स्पेसिफिक आंसर दूंगी आपको, अगर आप मुझे एक बार और समझाएं कि आप कह रहे हैं कि अपर क्लास लेडीज जिनको एक्सपोजर था अपने स्क्रिप्चर्स का, उन्होंने वो पढ़ा है, लेकिन दे आर नाउ अगेंस्ट देयर ओन स्क्रिप्चर्स, आप ऐसे बोल रहे हैं? What I'm saying is, ma'am, ये इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। राज बिरसा जी ने जो कहा है इसका एक सीधा सा मतलब है कि अभी आप देखेंगे कि जितने भी सो कॉल्ड जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था में अपने को ऊपर मानते हैं, अपर मानते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनको भी पढ़ने का हक नहीं था, उनको भी शूद्र, वर्ण व्यवस्था का जो सबसे नीचे शूद्र माना जाता था। लेकिन जो पहली बार जो फाइट की थी पढ़ाई लिखाई के लिए सावित्रीबाई फूले जी, वो पिछड़े वर्ग से थी, बैकवर्ड क्लास से थी, तो उनको दबाकर और एक सरस्वती का भी किरदार लाया गया है, एक काल्पनिक चरित्र का। और ये जो अपर क्लास की जो लड़कियां हैं, ये लोग कभी ये मानती भी नहीं है कि जो महिलाओं के लिए पहला योगदान था वो बैकवर्ड क्लास की एक महिला थी। अब ये पूरी तरह से इस चीज को भी इग्नोर करती हैं और पूरी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम को ही जस्टिफाई करती हैं कि वो सिस्टम सही है।
इवन ये भी नहीं जानती कि उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया उनके स्क्रिप्चर्स ने, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया, उसके लिए भी फाइट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया। जी जी, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अमेजिंग थॉट प्रोसेस है जो आपने बोला है। शायद इसको आंसर करने के लिए औरत को आंसर करना पड़ेगा। कुछ लोग औरतें होती हैं मीडियोकर लेवल सोच की, और कुछ औरतें होंगी जो हायर लेवल की सोच की होंगी, जैसे आदमियों में होता है वैसे ही, राइट। मीडियोकर जो औरतों की सोच है, फीमेल्स की जो सोच है हार्मोनली, ऑफ कोर्स क्योंकि वो हम फीमेल्स हैं, एक हार्मोनल इम्पेटस होता है कि एक औरत कैसे सोचेगी। औरतों को चाहिए यूजुअली कि हम कंफर्टेबल रहें। मैं एज अ वुमन मैं बोल रही हूँ, ठीक है। औरतें ऐसे होती हैं, मैं काउंसलिंग करती हूँ यूजुअली औरतों की ही एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। औरतें कंफर्टेबल रहना चाहती हैं, प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहना चाहती हैं, राइट। उनको चाहिए कि हम सेफ रहें और हमारे बच्चे हो जाएंगे वो भी सेफ रहें। ये औरतों की एक बहुत डीप नीड होती है, क्योंकि औरत फीमेल्स जो होती हैं बच्चा पैदा कर सकती हैं। उन्हें पता है एक दिन बच्चा पैदा होगा तो मैं लड़ने तो कहीं जाऊंगी नहीं, राइट। हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ये एक फीमेल थॉट प्रोसेस होता है। अगर अब आप बोल रहे हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम में औरतों को पढ़ाई नहीं करने देते, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन अगर आप एक शूद्र औरत को देखें और एक हाई क्लास की औरत को देखें, उनमें डिफरेंस ये है कि शूद्र औरतों को तो कपड़े नहीं पहने दिए जाते थे एट वन पॉइंट। अब विकिपीडिया कीजिए, नांगेली एक लेडी थी जो साउथ इंडिया, केरला या तमिलनाडु की थी, नांगेला। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बॉलीवुड में फिल्म्स नहीं बनती उनके बारे में, जब तक बनेंगे तो पता नहीं क्या डिस्टॉर्ट कर देंगे उस इवेंट को। लेकिन देखिए उनको ये सिचुएशन कोर्ट सिस्टम में आज तक दर्ज है, क्योंकि जो लॉस पास हुए थे ये एक लॉ था, एक टैक्सेशन लॉ था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि अगर किसी लेडी को स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहनने हैं, अपनी बॉडी को कवर करना है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम ब्राह्मणिकल औरतों की नहीं थी, दे डिड नॉट हैव दैट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम लोअर क्लास लेडीज की थी। लोअर क्लास लेडीज जानती हैं कि वो क्योंकि लोअर क्लास है, मैं ये वर्ड लोअर क्लास यूज कर रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है यूज करते हुए, बट आई एम डूइंग इट फॉर द रीजन कि हमें कोई शब्द चाहिए इसको बात करने के लिए। We always prefix it by saying so-called. So-called, right. Let me say that. Called by them, yeah. Yeah, so-called. So ये so-called शूद्र ladies जो हैं, उनको पता है कि when things go bad, अगर हम uneducated हैं और हमारी लाइफ पुअर जाएगी तो कितनी बैड हो सकती है, राइट। उनको कपड़े नहीं पहने दिए जाएंगे, दिस इज हाउ बैड इट्स गोना गेट। लेकिन कोई अपर क्लास या सो कॉल्ड अपर क्लास ब्राह्मणिकल गर्ल वुमन होगी, ज्यादा से ज्यादा उसको घर पे मारेंगे, पीटेंगे, उसको पढ़ाई नहीं करने देंगे, उसको अलग करके बिठा देंगे, जाओ जो आप वेद नहीं सुन सकते। लेकिन आई डोंट थिंक दैट इट इज सो बैड फॉर देम। सो एक सो कॉल्ड लोअर क्लास की जो लेडीज हैं, उनके अंदर ये मेमोरी आज तक है कि उनको किस तरह ट्रीट किया गया। एक आदमी को आप बोलें यू कैन नॉट वेयर एनी क्लोथ्स, वो एक अलग बात है, लेकिन एक औरत को आप बोलें ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जहाँ तक मैं चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने देखी है, मैंने बहुत छोटे बच्चों से को देखा है जो सेक्सुअली अब्यूज बच्चे हैं, बहुत छोटे। सबसे छोटी लड़की मैंने 2 साल की देखी थी, सेक्सुअली अब्यूज बाय हर फादर। उस 2 साल की लड़की को भी पता था कि एक फीमेल की डिग्निटी क्या होती है। उस बच्ची ने मुझे बिल्कुल शेक कर दिया था अंदर से, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि एक 2 साल की लड़की को पता हो सकता है कि डिग्निटी क्या होती है। यू सी, सो ये एक औरत की, एक फीमेल की चीज है कि उनको अपनी डिग्निटी बहुत प्यारी है। जहाँ औरतें पढ़ाई करना चाहती हैं या लड़ने चली जाती हैं रोड पे, वो इसलिए जाती हैं क्योंकि उनको अपनी डिग्निटी प्यारी है। और ये एक रियल क्लियर प्रेजेंट डेंजर है, और ब्राह्मणिकल लेडीज अफोर्ड कर सकती हैं ड्रामा करना, लेकिन सो कॉल्ड लो क्लास की लड़कियां नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि जब बुरा होगा उनके साथ तो रोड पे निकाल के उनको रेप किया जाएगा, नॉट किसी अंदर घर के अंदर।
एटलीस्ट ब्राह्मण की लड़की को रूम के अंदर करेंगे, लेकिन इसको रोड के ऊपर, और बोला जाएगा कि तुम्हारे हस्बैंड को, बच्चों को मार देंगे अगर तुम कपड़े पहनोगे, और बाहर निकलो, पानी लेने जाओ विदाउट क्लोथ्स। ये हो चुका है इंडिया में, you see. So I think this is a very big difference between women. मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ब्राह्मणिकल लेडीज हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं बाय द वे, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। हर एक चीज में आप नहीं जा सकते। इतनी लो लेवल की थर्ड क्लास किस्म की प्रॉब्लम जो सो कॉल्ड शूद्र लेडीज ने डील करी है, वो इतनी लो क्लास प्रॉब्लम है कि वो एक बहुत एक ऐसी चीज है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा इमीडिएटली और थ्रू एजुकेशन, राइट। हम खाना पीने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। खाने के बगैर एक औरत 1 महीने 2 महीने भी निकाल लेगी और भूखी मर भी जाएगी, लेकिन ये जो चीज है कि आप उनको कपड़े नहीं पहनने दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी बॉलीवुड में आप देखते हैं लड़कियां कैसे डांस कर रही हैं, ये वो कर रही हैं, सोशल री इंजीनियरिंग करी है इन्होंने कल्चरली लड़कियों की, लेकिन फिर भी हर लड़की ऐसे नहीं होती। लेट मी टेल यू, आई एग्री। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जैसे देखें कि पुरुषों में जो मेल्स हैं उन्होंने चाहे डिफरेंट क्लास के हों, सबने फाइट की है जी। लेकिन ब्राह्मणिकल लेडीज में से कोई ऐसी महिलाएं जो हैं एक साथ बाहर नहीं निकली जो फाइट कर सकें ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए। तो ये यहाँ पे सवाल है, ये फीमेल्स के साथ या शूद्रोज के साथ या जो भी चीज़ इन लोगों ने की है, ये तो पूरा जग जाहिर है। ये तो फूलन देवी जी के साथ हुआ था, ये सबको जग जाहिर बात है। और भी होते रहता है, दिन रात मीडियाज़ में न्यूज़ आते रहती है, ये तो पता है। लेकिन ब्राह्मणिकल जो लेडीज़ हैं, उन्होंने फाइट क्यों नहीं किया ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए जो उनको हक नहीं देता है? साइकोलॉजिकली स्पीकिंग मैं इसको आपको ऐसे बताऊंगी कि फाइट करने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि जो ब्राह्मणिकल सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की सिस्टम जो आदमी है, अगर वो पूरी दुनिया, पूरे इंडिया, इतना बड़ा कंट्री, उनके साथ इतना जुल्म करके, अत्याचार करके, जेनोसाइड्स, टॉर्चर करके इतनी बड़ी जनता को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, इतनी छोटी माइक्रो माइनॉरिटी थे ये, तो ये अपने घर पे अपनी औरतों के साथ क्या करते होंगे, आप सोच भी नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते। एंड अनफॉर्चुनेटली वैदिक लिटरेचर हम लोग यहाँ ऑन अ डेली बेसिस डिस्कस करते ही हैं, उसमें प्लेंटी एविडेंस है। जी जी जी। बहुत देखिए, आप लिटरेचर जब आप आई एम वेरी सॉरी, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने पढ़ा है या मैं जानती हूँ ज़्यादा, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये चैनल से, साइंस जर्नी एंड रैशनल वर्ल्ड मैं बहुत देखती हूँ, सो आई नो अ लॉट फ्रॉम देयर, लेकिन पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा, तो आई कांट से आई नो, बट फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ वुमेन्स साइकोलॉजी जो मैंने पढ़ी है, और ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो लोग, लड़कियां, औरतें मोलेस्टेड होती हैं घर पे या अब्यूज होती हैं, वो किस उम्र में क्या कर सकती हैं, वो मैं ज़रूर जानती हूँ। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वाल से कि ये जो मर्द हैं, जब ये दुनिया में ये सब करते होंगे तो घर पे क्या करते होंगे लेडीज़ के साथ, राइट, नंबर 1। नंबर 2, वो लेडीज़ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैरिज के बाद उनके साथ ये ट्रॉमा या अब्यूज शुरू होता होगा, ये अब्यूज इनके घर पे बचपन से शुरू हो जाता है, राइट। दे डोंट वेट फॉर दीज वुमेन टू ग्रो अप। ये जो बॉलीवुड स्टाइल है कि घर पे तो आई एम पापा की प्रिंसेस एंड फिर बड़े होने के बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ किया, इट्स नॉट दैट। दे आर ट्रेन्ड अ सर्टेन वे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू लिसन टू बेग, दे आर नॉट अलाउड टू लिसन, लेडीज को, इवन घर की ब्राह्मण लेडीज को अलाउड नहीं था। सो द क्वेश्चन इज उनको किस तरह ट्रीट कर रहे थे कि ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, यू विल नॉट बी प्रिवी टू इट, गेट आउट ऑफ हियर, जाओ, निकलो यहाँ से, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि उनको ऑलरेडी एक थर्ड फोर्थ क्लास सिटीजन का दर्जा आप घर पे ही दे रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमको इनको बचपन से ट्रेन करना है कि तुम एक स्लेव की तरह रहोगे। और ये लोग 1 2 3 4 5 कितनी भी लड़कियों को शादी करते थे ब्राह्मण्स, और घर में 2 वाइफ्स 3 वाइफ्स रख के बाहर निकल के रेप भी करते थे, राइट। फ्री था, रेप तो फ्री था इनके लिए, रेप तो किसी को भी पकड़ लो, कहीं भी रेप करो, और रेप तो बहुत छोटी बात है इनके लिए, ये तो लड़कियों के घर पहुंच जाते थे टैक्स कलेक्ट करने,
उनको फिल अप करते थे कि तुमको फिल अप करने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या टैक्स पे करना है तुमको, उसके हस्बैंड के सामने फिल अप करते थे। सो ये इनका इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम था। एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा, ये जितनी भी आपने जैसे अभी बातें बताई हैं ना, इस पर एक समय टाइम पीरियड का हमें ध्यान देना होगा। जी टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में इन लोगों ने ये किया है, कैसे इनको इतनी हिम्मत मिली और क्या चीजें थी कि ये इतना कर पाए। क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जाते हैं, पाल वंश में जाते हैं, या फिर उससे पहले जाते हैं, पाल वंश से पहले हर्षवर्धन काल या गुप्ता पीरियड, या फिर उनसे पहले मौर्यंस में, तब ऐसी कोई चीज दिखाने की देखने को नहीं मिलती। या फिर जो बौद्धों या जैनों का जब वर्चस्व था तब भी ऐसी ये नहीं कर सकते थे, इनकी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी। नहीं थी, नहीं ये थी, नहीं थी। इनकी हिम्मत बढ़ी है मुस्लिम्स के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। जब ये ये अकबर सर बिरबल बन के उनकी चाटुकारिता में ब्राह्मण बना रहे हैं, और हुँ, नांगली जो थी ना, जो जिसके कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था साउथ हुँ, में, हुँ, वो भी घटना टीपू सुल्तान के जस्ट पहले की बात है। राइट। तो ये पूरा हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने जितनी महिलाओं पे ज्यादती की, वो समय ड्यूरेशन कब था और कैसे ये कर रहे थे, और आज उसी चीजों को ये दूसरों पर शिफ्ट कर रहे हैं कि वो लोग ये ऐसा काम करते थे। हाँ, इस ये लोग ही पूरा, इनवाइट हाँ करते ये थे ये लोग। हाँ, ये पूरा चीज ये समझना पड़ेगा हमें कि ये कैसे उन इन्वेडर्स को, जो महिलाएं लेकर यहाँ पे नहीं आए थे, हुँ, उनको भी इस चीज में सम्मिलित करते थे। राइट। ये एज़ फार एज़ आई हैव अंडरस्टूड देम, ये क्या करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट इकोनॉमी में, कॉर्पोरेशंस में, मैं जस्ट ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंसिकल लॉजिकल एग्जांपल है। हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी है जिसमें लेट्स से 5,000 एम्प्लॉइज हैं और आपने ऑलरेडी उनको डाउन साइज किया हुआ है, राइट? अभी आपने डाउन साइज कर दिया, इतने सारे लोग ने जॉब्स खो दी और कुछ ही लोग बचे हैं, वो आपसे डर रहे भी हैं और वो छोड़ के खुद भी जाना चाहते हैं, वो सब हो गया। तो ये जो कंपनी के जो अपर मैनेजमेंट है, वो जानबूझ के अपने मिडिल मैनेजमेंट को काम करने के लिए नहीं बोलते, वो बाहर से कंसल्टेंट बुलाते हैं। उन्हें पता है कि अभी-अभी सब हमसे गुस्सा है, तो तुम आओ और तुम तो हमारे कंपनी के हो ही नहीं, यू नॉट हमारे पेरोल पे नहीं हो ना, तुम बाहर के हो, तो तुम्हारी बात ज़रा सुन लेंगे। कभी-कभी घर पे भी बच्चे सुनते नहीं है मम्मी की, तो मम्मी क्या चाची या नेबर को बुलाती है कि देखो उसको ज़रा थोड़ा-सा डाँटो, ये सुन लेगा तुम्हारी बात, तुम बाहर के हो। ब्राह्मण्स ने क्या किया है, जैसे आप आपने इसके बारे में बात भी की है, ये माइक्रो माइनॉरिटी में थे और दे वांटेड टू हैंडल द पॉपुलेशन। सो ये लोग बाहर के लोग मस्लिम्स हो, ब्रिटिश हो, पोर्चुगीज, किसी को भी बुला के इनवाइट करते थे कि अपनी मैन पावर, मसल पावर लाओ एंड हेल्प अस डील विद दिस सिचुएशन। और हमें जो है स्पेशल वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए, राइट? यू पे अस, वी विल हेल्प यू हैंडल द सिचुएशन हियर। ये एज अ कंसल्टेंट बुलाते थे बाहर के लोगों को, और वो कंसल्टेंट जब इनके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे, फिर ये जाके इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में मिल जाते थे थोड़े थोड़े, राइट? फिर उनको निकालते थे। फिर ये इनका एक साइकिल रहा है, इफ यू नोटिस। नहीं तो इंडिया जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में कहाँ से बाहर के लोग आ रहे हैं और इनको टेक ओवर कर रहे हैं, जबकि इंडिया के लोग ही फ्रॉम अ सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एडवांस थे। So how did these people even come in and just like chill out? वो तो chill कर रहे हैं दूसरे की countries से आके कैंप करके, और नाम चेंज कर रहे हैं, रिलीजन लोगों का चेंज कर रहे हैं। How did they do all this without an internal person? आप कैसे कहते हैं घर के भेदी, यू हैव टू, घर के अंदर हो, कंपनी हो, मैंने कंपनी में बहुत काम किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, हमेशा अंदर कोई होना चाहिए जो बिट्रे करेगा, तभी बाहर के लोग आ सकते हैं। These were always the people that would do, and they're still doing it. They're still doing it. ओके पीएम जी, आज आज के लिए मेरे ख्याल से ये चर्चा काफ़ी है और इसको हम कंक्लूड करेंगे। राजवीर सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं जो मैम से जो सवाल किया था उससे मैं ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ आपकी बात से, व्हाट यू सेड कि इनकी जो एक मदरहुड है, दैट इज़ द सेंट्रल थीम हियर, इफ आई एम मतलब अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली। तो वो मदरहुड के लिए, यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू बियर अ चाइल्ड, उसके लिए जो कंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें दे, यू नो, कॉम्प्रोमाइज विद दैट। सो जी
Yeah, because what we have seen is कि जैसे इन लोगों के साथ इनकी जो एक लड़की के साथ एक गलत काम जब हुआ था 16 दिसंबर को, तो उसका केस एक बहुजन वुमन ने लड़ा था। एडवोकेट जो है रेस्पेक्टेड सीमा समृद्धि कुशवाहा जी ने लड़ा था। शी वन दैट केस, शी गॉट द मतलब द कल्प्रिट्स पनिश्ड। लेकिन वही क्राइम, उससे भी ज्यादा बुरा क्राइम जब एक बहुजन लड़की के साथ होता है, देन वी डोंट सी अ सिंगल सवर्न जो है कम्युनिटी के लॉयर कमिंग अप टू मतलब जो है मतलब फाइट फॉर दैट गर्ल। हाँ, वो फाइट करने नहीं आते। तो ये आई थिंक इन सवर्न वुमन में एक मदरहुड का, तो हमने एक जो आपने एक बायोलॉजिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको एक्सप्लेन किया, वो तो है ही, बट आई थिंक एक मॉरल कावर्डिस है इनके अंदर एक क्लियर। कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब जैसे हम लोग एक सुनते हैं ना कि औरत ही औरत का दर्द समझती है करके, इन्होंने उस मतलब चीज के साथ भी दे हैव बीन एबल टू मतलब betray even that. So I think the corruption runs really deep. Oh yeah, definitely. हाँ, बिल्कुल। My understanding is this कि ये अगर ऐसी है, फाइन, whatever। अब जैसे ये आरक्षण का विरोध इसलिए भी हो सकता है कर रही हो कि चलो भाई हमारे बच्चे को नुकसान नहीं हो। मतलब अगर रिजर्वेशन इनके लिए एक मतलब हमेशा इशू रहा है, हमेशा से रहा है, तो इनको ये रहता है कि रिजर्वेशन से ओबीसी SC ST का बच्चा आ जाएगा सिलेक्शन में, इनके उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अपनी वो मदरहुड उनकी जो है जाग जाती है अपने बच्चे के फेवर में, और ये सीधे सीधे फिर वो संविधान की ही खिलाफत में उतर जाती है। आई थिंक हमारी जो बहुजन वुमेन को भी इस चीज से सीखना चाहिए। भाई आपकी क्या मदरहुड क्या खत्म हो गई है क्या? ये बात भी तो है ना। ये तो सीधे सीधे अब आपके मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू मैम, आई एम टॉकिंग लाइक इन जनरल जो बहुजन वुमेन है, कि आपकी क्या ये मतलब आपके मातृत्व पे प्रश्न आ गया है क्या? कि आपका मैटरनल इंस्टिंक्ट खत्म हो चुका है क्या? कि आप अपने बच्चे को जो आपका जो जन्मजात शत्रु है उसके मतलब प्रति आप आगाह नहीं कर पा रही हैं? भाई आप इन्हीं से जो है आप देख लीजिए। तो आई थिंक मतलब मैम व्हाट यू हैव गिवन अस इज ए मतलब गुड पर्सपेक्टिव, न्यू पर्सपेक्टिव, एंड आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे समाज को ना साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बिकॉज आवर सोसाइटी नीड्स हीलिंग। There's a lot of मतलब mental scars, a lot of intergenerational scars that need healing. Exactly. Ladies के लिए तो ये प्रॉब्लम भी है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो एजुकेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है कि वो क्या कर सकती हैं। जब भी आपका चैनल इतना अमेजिंग है, वो भी हिंदी में है, इट्स एन अमेजिंग चैनल कि लेडीज को देखना चाहिए, उनको पता लगे कि उनके क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे किसी चीज को लीगली रिड्रेस कर सकते हैं, राइट? ये सारी बातें नहीं पता लोगों को, और ये एक प्रॉब्लम ये है कि वो वीक है। मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ और मुझे फेमिनिज्म के बारे में भी बहुत अच्छी से एजुकेशन है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वुमेन, बिकॉज ऑफ हमारा स्टैचर, हमारा हाइट, हमारा वेट और हमारा जो जनरल सोसाइटी में स्टैचर है, उसके वजह से हम हैं वीक। ये बात पक्की है, हम हैं। और अगर हमको ऊपर आना है तो थ्रू एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। और जहाँ तक मैटरनल इंस्टिंक्ट का सवाल है, वो हमारे ऊपर ही एक ममता का जो फीलिंग है, वो भी हमारे ऊपर वेपन बन चुका है। इसलिए आजकल लड़कियां माँ ही नहीं बनना चाहती, डरती हैं वो, मैं क्या दूंगी अपने बच्चों को। यू सी सो ये आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो साइंस जर्नी कर रहे हैं, वो इट्स इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस है एजुकेशन। वो प्राइसलेस है। ये रोड के ऊपर नारे करते हैं, कुछ नहीं मिलता। कोई ज्यादा आगे बढ़ता है, उनको गोली मार देते हैं। व्हाट्स द पॉइंट? सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है एजुकेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। इसलिए आई लव साइंस जर्नी। आई लव इट। ओके शुक्रिया PM जी, शुक्रिया। थैंक यू। चीयर्स। ओके, थैंक यू। चीयर्स। अच्छा, मेरे ख्याल से PM जी का जो पॉइंट था, राजवीर शाह जी ने वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया था। जो कपड़े वाली बात थी कि कपड़े का डर है, वो कपड़े का नहीं डर है। ब्राह्मणिकल जो फैमिली की लड़कियां हैं, वो अगर खड़ी होती हैं, जब बॉलीवुड में जा सकती हैं, बोल्ड सीन्स दे सकती हैं, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए भी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन नहीं खड़ी हो रही हैं। शायद वो
वो अपने सिस्टम से नहीं लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो चीज़ें धीरे-धीरे मिल रही हैं। यस, यस। सेल्फिश रीज़न ही तो है उसमें। हाँ, वो अपने सेल्फिशनेस के कारण एक इंसान में होता है कि हमारे घर में दूसरे के घर में आग लगी है ना, अभी हमारे घर में थोड़े लगी है। हुँ। तो लेकिन जद में तो आएँगे सभी, तो ख़ैर